कितना प्रश्न है? काटो था थोड़ा। चले ध्यान दीजिए, तो आप शांत हो जाइए बिल्कुल। और ये 10वां चैप्टर का 9वां चैप्टर है। चले आप लोग को अलग से बोलना पड़ेगा, शांत हो जाइए, बातचीत बंद कर दीजिए। और चैप्टर काफी बड़ा था, और बड़ा इसलिए हो जाता है, हर चैप्टर जूलॉजी और बॉटनी साथ लेकर चल रहे हैं। बायोलॉजी के 2 पार्ट होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी, तो उन दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। हर एक चैप्टर में आप देख रहे हैं, पहले प्लांट का प्रोसेस पढ़ते हैं, फिर ह्यूमन बॉडी का प्रोसेस पढ़ते हैं। तो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम प्लांट और ह्यूमन बॉडी में आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि 3-4 क्लास में समाप्त किए हैं। लेकिन पढ़ने का जो वास्तविक मतलब ये है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका वास्तविक मतलब यही है कि उस पर आधारित, यानी जो प्रश्न पढ़ रहे हैं उस पर आधारित प्रश्न बननी चाहिए। अगर पूरी तरह से आप समझ चुके हैं, इसके बाद भी प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो फिर उसका उस तरह के पढ़ने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है जनरल कंपटीशन के एग्जाम में। तो इतने कुछ पढ़ने के बाद आखिर कैसे पता चलेगा कि सही दिशा में जा रहा है कि न पढ़ाई? तो हर चैप्टर के लास्ट में हमने क्वेश्चन दिए हुए हैं, और क्वेश्चन सारे जितने भी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है वो तो है ही। इसमें सिर्फ इंडिकेट नहीं किया है कि ये क्वेश्चन किस बोर्ड में पूछे गए, लेकिन पूरा क्वेश्चन लगभग 70 से 80% क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। बाकी जो कुछ क्वेश्चन है वो आपको एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चन है, जिसकी पूछे जाने की प्रबल संभावना बनी रहती है। तो क्वेश्चन बैंक प्लस एनसीईआरटी दोनों का प्रश्न इसमें शामिल है दोस्तों। तो आप लोग प्रश्न पर खुद से गए थे कि नहीं? लगा तकनीक बन रहा है निश्चित तौर पर। 80% क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है, कि आपसे ना बना ही होगा। तो आइए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं, और कुछ ज्यादा प्रश्न है तो काफी कुछ पढ़ा चुके, तो थोड़ा स्पीड में रहेंगे और कोई खास दिक्कत होगा नहीं आपको। पहला प्रश्न पर आइए। सजीवों में पाए जाने वाले परिवहन तंत्र यानी कि ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम के क्या कार्य हैं? तो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम के 2 ही कार्य हैं, उपयोगी पदार्थों को प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना, अनुपयोगी पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालता गंतव्य स्थान तक पहुंचाना ताकि वे शरीर से बाहर हो जाए। यही 2 कार्य है, कोई और तीसरा कार्य परिवहन तंत्र का नहीं है। और इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर में पहला कार्य उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोत से शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना। उपयोगी पदार्थ के मूल स्रोत, जैसे कि ऑक्सीजन का मूल स्रोत फेफड़ा है, भोजन का मूल स्रोत छोटी आंत है, तो वहां से शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना यह कार्य है। अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिका से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचा देना, ठीक है। मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा तक पहुंचा देना ताकि वे श्वास के माध्यम से बाहर निकल जाए, ठीक है। और कोई हानिकारक पदार्थ को ब्लड में डाल देना ताकि वह किडनी के द्वारा बाहर निकलकर मूत्र के माध्यम से शरीर के बाहर निकल जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, सी। पहला का आंसर क्या होगा? सी। कोई दिक्कत? दूसरा, एक कोश के जीवों में परिवहन किस विधि के द्वारा? थोड़ा इस विधि को विसरण विधि के द्वारा, विसरण विधि के द्वारा। एक कोश के जीव जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, यूग्लिना हो गया, अमीबा हो गया, जितने भी मोनरा और प्रोटिस्टा किंगडम के जीव होते हैं उनमें विसरण विधि का डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ट्रांसपोर्टिंग संपन्न होता है। इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मोनरा एवं प्रोटिस्टा जगत के जीवों में परिवहन किस विधि के द्वारा संपन्न होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि मोनरा और प्रोटिस्टा जगत में ही केवल एक कोश के जीव है, हालांकि फंगी में भी है, लेकिन मुख्य रूप से एक कोश के जीव किसमें है? मोनरा और
तो क्वेश्चन का स्वरूप बदल भी सकता है। यहाँ पर मोनरा जगत के जीवों में परिवहन किस प्रकार से होता है? विसरण विधि के द्वारा, ठीक है। या फिर प्रोटिस्टा जगत के जीवों में परिवहन किस विधि के द्वारा होता है? विसरण विधि के द्वारा। या नाम दे दे कि बैक्टीरिया प्रोटोजोआ में परिवहन किस विधि के द्वारा होता है? तो विसरण विधि के द्वारा, क्योंकि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ एक कोष के जीव है। पानी में घुलित लवणों का, पानी में घुलित लवण की जब तक बात होगी तो क्या होगा? जाइलम। हम जानते हैं कि जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है और खनिज लवणों का परिवहन जल में घुलकर होता है, और जल में जब खनिज लवण घुल जाते हैं तो निश्चित तौर पर उसका परिवहन जाइलम के द्वारा ही किया जाएगा। तो पानी एवं घुलित लवणों का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। पौधे में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा होता है। खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पौधे में परिवहन का कार्य जाइलम तथा फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। बिल्कुल सही है। जाइलम तथा फ्लोएम को संवहन ऊतक भी कहते हैं। बिल्कुल, संवहन ऊतक मतलब भस्कुलर टिश्यू। भस्कुलर टिश्यू की जगह भस्कुलर बंडल्स का भी इस्तेमाल होता है, या भस्कुलर सिस्टम का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो भस्कुलर टिश्यू हो, भस्कुलर बंडल हो, भस्कुलर सिस्टम हो, उसके मुख्य ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम है। और इस तरह दोनों कथन आपका क्या है? सही है। दोनों कथन आपका क्या है? सही है। पौधे में खाद्य पदार्थों का परिवहन किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज बनते हैं। ग्लूकोज तुरंत किस में बदल जाते हैं? सुक्रोज में। और पौधों में भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है। भोजन का संचय किस रूप में? स्टार्च के रूप में। तो बनता है ग्लूकोज, एक जगह से दूसरे जगह जाता है सुक्रोज, और जमा होता है स्टार्च। निम्नलिखित में किस वर्ग के पौधे में संवहन ऊतक, संवहन ऊतक मतलब जाइलम और फ्लोएम, यानी पूछ रहा है किस पौधे में जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते? थैलोफाइटा में भी नहीं पाए जाते हैं, और बरायोफाइटा। थैलोफाइटा यानी शैवाल, अब बरायोफाइटा में मौस, लिबरबट, रिक्सिया, मर्केसिया, कई तरह के पेड़ पौधे हैं। एक बार आप देख लीजिएगा इस बरायोफाइटा के। थैलोफाइटा और बरायोफाइटा में संवहन ऊतक यानी कि जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते। बाकी सभी प्लांट, टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में ये संवहन ऊतक अर्थात जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। पौधे में पानी की आपूर्ति किस भी द्वारा होता है? परासरण। पानी की आपूर्ति जाइलम के द्वारा नीचे से ऊपर की ओर जिस भी विधि द्वारा होता है वह परासरण है, ऑस्मोसिस है। जाइलम के द्वारा जल के ऊपर चढ़ने में परासरण, ऑस्मोसिस की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट, पौधे की जड़ों से पौधे के शीर्ष की ओर, पौधे की जड़ों से पौधे के शीर्ष की ओर परिवहन क्या कहलाता है? रसाकर्षण। अंग्रेजी भी नाम याद रखिएगा, एसेंट ऑफ सैप। रसाकर्षण को अंग्रेजी में एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। तो जाइलम के द्वारा जल का परिवहन नीचे से ऊपर की ओर रसाकर्षण कहलाता है, एसेंट ऑफ सैप कहलाता है। नेक्स्ट, जाइलम में जल का परिवहन किस दिशा में होता है? केवल एक दिशा में, जड़ से तना की ओर होता है, केवल एक दिशा में होता है, नीचे से ऊपर की ओर। लेकिन फ्लोएम के द्वारा दोनों दिशाओं में होता है। फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन सुक्रोज के रूप में दोनों दिशाओं में होता है, पत्ते से जड़ की ओर और जड़ से तना की ओर, पत्ते से जड़ की ओर, जड़ से तना की ओर। नेक्स्ट, पौधे के जाइलम ऊतक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। जाइलम ऊतक के संबंध में इसकी अधिकांश कोशिकाएं जीवित होती है? नहीं। जाइलम की अधिकांश कोशिका क्या होती है? मृत होती है, मृत होती है। जाइलम और फ्लोएम दोनों चार चार कोशिकाओं से बने होते हैं। ये दूसरा चैप्टर बायोलॉजी का पढ़ाए थे। जाइलम के 4 कोशिकाओं में 3 मृत होते हैं, अब फ्लोएम के 4 कोशिका में 3 जीवित होते हैं। यह खाद्य पदार्थों का परिवहन करता नहीं। खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करता? इनमें खाद्य पदार्थों का ऊपर खाद्य पदार्थों की परिवहन जाइलम के संबंध में सभी कथन क्या है?
असत्य है। लिख लीजिए सभी कथन असत्य, क्योंकि कोई भी ऑप्शन सटीक नहीं है। सभी कथन क्या है? असत्य है। सभी कथन यहां पर क्या है? असत्य है। फिर यहां जाइलम की जगह फ्लोएम निकाल लेंगे तो उसके संबंध में सारे कथन क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। क्लियर हो गया? मिट्टी में पाए जाने वाले जल का अवशोषण सर्वप्रथम जड़ के मूल रोम के द्वारा होता है। जड़ के मूल रोम के द्वारा होता है। पौधे मिट्टी से किस प्रकार का जल ग्रहण करते हैं? केवल कोशिका जल ग्रहण करते हैं। और पौधे अगर पानी के अभाव में सूख गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मिट्टी में पानी की कमी है। इसका मतलब ये है कि मिट्टी में कोशिका जल की क्या हो चुकी है? कमी हो चुकी है। विसरण की जिस विधि द्वारा जल जड़ों में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? जब भी बात किसकी होगी? विसरण की होगी। विसरण के प्रक्रिया में ऊर्जा का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। और ऐसा परिवहन जिसमें ऊर्जा का इस्तेमाल ना हो उसे क्या कहते हैं? निष्क्रिय अवशोषण कहते हैं, पैसिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ऐसी विधि जिसमें यानी परिवहन की वह विधि जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहेंगे? सक्रिय। या ऐसा अवशोषण जो अवशोषित होने में ऊर्जा ले रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? विसरण के विधि में किसी भी सजीव को कोई ऊर्जा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए यह क्या होगा? निष्क्रिय अवशोषण होगा। जड़ के मूल रोमों द्वारा जड़ के मूल रोमों के द्वारा जड़ के मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण तब होगा जब मृदा में लवणों की लवण से तो कोई मतलब है नहीं जड़ को। जब पौधा तेजी श्वसन और जल से तो कोई मतलब नहीं है। मूल रोम मृदा से विभेदक पारगम झिल्ली से अलग हो, मृदा मूल रोम से अलग हो जाएगा तो कैसे होगा? यानी ABC किसी भी शर्त पर होगा ही नहीं। ABC किसी शर्त पर होगा ही नहीं। तो बच गए आपका कौन? डी। कोशिका रस में विलय की सांद्रता अधिक हो, यानी मूल रोम के कोशिका में कोशिका रस की सांद्रता जब अधिक होती है तो बाहर जल की सांद्रता घट जाती है और उसके बाद जल मूल रोम में क्या होने लगते हैं? प्रवेश करने लगते हैं। यानी कि जल के अवशोषण तब होगा जब मूल रोम के कोशिकाओं में कोशिका रस की सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। और जब मूल रोम के कोशिका में कोशिका रस की सांद्रता अधिक होगी तो निश्चित तौर पर मिट्टी के जल की सांद्रता क्या होगी? कम होगी। और अवशोषण के लिए यही स्थिति का होना अनिवार्य है। आंसर क्या होगा? डी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पौधे में परिवहन का कार्य जाइलम तथा फ्लोएम ऊतकों के द्वारा संपन्न होता है। बिल्कुल। पौधे में होने वाले परिवहन में वाष्पोत्सर्जन की कोई भूमिका नहीं होती है। बिल्कुल भूमिका होती है। जल का परिवहन वाष्पोत्सर्जन के बिना होगा ही नहीं। जल के परिवहन के लिए जाइलम के द्वारा जल के परिवहन के लिए वाष्पोत्सर्जन का होना अनिवार्य है। वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो ऊपर में न्यून दाब के क्षेत्र नहीं बनेंगे, फलस्वरूप जल का परिवहन संभव नहीं होगा। दोस्तों तो पहला कथन सही है जबकि दूसरा क्या है? गलत है। पहला कथन सही है जबकि दूसरा गलत है। नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ यानी कि सुक्रोज की बात हो रही है, का परिवहन पौधे के एक भाग से दूसरे भाग किस विधि के द्वारा होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। पौधों में फ्लोएम के द्वारा पोषक पदार्थों के परिवहन के लिए ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसा परिवहन जो ऊर्जा का इस्तेमाल करे या ऐसा परिवहन जिसमें ऊर्जा का इस्तेमाल होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। पौधों में पोटेशियम लवणों का परिवहन किस विधि के द्वारा होता है? ध्यान रखिएगा, 17 पोषक तत्व में केवल पोटेशियम लवणों का ही परिवहन किस विधि के द्वारा? अन्य जितने भी पोषक तत्व है सबका क्या होता है? सक्रिय पारगमन होता है। 17 पोषक तत्व में पोटेशियम ही एकमात्र अपवाद है जिसका परिवहन किस विधि के द्वारा हो रहा है? विसरण विधि के द्वारा हो रहा है। बाकी सभी पोषक तत्वों का सक्रिय पारगमन होता है, अर्थात एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है।
पानी के अंदर काटे हुए फूल अधिक समय तक ताजा है, क्योंकि ताजा रहते हैं क्योंकि पानी का स्तंभ बुलबुलों के कारण बंद, यानी कि पानी के अंदर काटे गए फूल में जो जाइलम बने हुए हैं, जाइलम में जो जल ऊपर की ओर चढ़ता है वह पानी का स्तंभ जाइलम में बना ही रहता है और पानी की आपूर्ति फूल में लगातार होती ही रहती है, जिसके कारण फूल सूखते यानी नहीं है जल्दी या अधिक समय तक ताजे बने रहते हैं। तो पानी के अंदर काटे हुए फूल अधिक समय तक ताजा रहते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है पानी का स्तंभ। और पानी का स्तंभ कहाँ? तो इस फूल के जाइलम ऊतक में बुलबुलों के कारण बंद नहीं होता है। और जब जाइलम में पानी का स्तंभ बना हुआ है यानी पानी की आपूर्ति हो रही है, तो इस कारण ही यह अधिक समय तक क्या बना रहता है? ताजा बना रहता है। 20 का आंसर सी होगा। बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है तो इसको सुधार लीजिएगा, सी ही होगा। जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक के द्वारा संपन्न? जाइलम के द्वारा संपन्न होती है। जल की बात होगी, जाइलम की बात होगी। पौधे के बाहरी वायवीय भाग से जलवाष्प के निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। जलवाष्प निकलने की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। एक पेड़ अपने पूरे जीवन काल में अपने भार का कितना गुना जल वाष्पोत्सर्जित? 100 गुना जल को वाष्पोत्सर्जित करती है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्य रूप से पत्तियों में स्थित रंध्र के द्वारा, यह मुख्य रूप से पूछ रहा था, मुख्य रूप से रंध्र के द्वारा ही होता है। 90% तक वाष्पोत्सर्जन रंध्र के माध्यम से संपन्न होता है। हालांकि हल्का फल्का वात रंध्र के माध्यम से भी होता है। पौधे का सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन, पौधे का सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा? पत्तियों में स्थित रंध्र के द्वारा। 90% से भी ज्यादा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पत्तियों के द्वारा होता है और पत्तियों के रंध्र के द्वारा होता है। दोस्तों, निम्नलिखित स्थितियों में कौन वाष्पोत्सर्जन को अत्यंत तेज कर देगा? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया केवल दिन में चलती है, रात में बिल्कुल बंद हो जाती है। लेकिन दिन में भी वाष्पोत्सर्जन एक समान रूप से कभी घट जाता है, कभी, और कब घटता है कब बढ़ता है इसकी पूरी जानकारी आपको मिल चुकी है। तो अत्यंत तेज कर देगा जब वायुमंडल में आर्द्रता क्या हो? तापमान, यानी तापमान बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी। और अगर वायु में आर्द्रता की कमी होगी, आर्द्रता का मतलब नमी, नमी, वायुमंडल में नमी या आर्द्रता कम होगा, वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा। वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ेगी, वाष्पोत्सर्जन घटेगी। ठीक तापमान बढ़ेगा, वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा, तापमान घटेगा, वाष्पोत्सर्जन घटेगा। रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए निम्नांकित में किसकी मुख्य भूमिका होती है? द्वार कोशिका गार्ड सेल की होती है। एक रंध्र के दोनों तरफ 2 गार्ड सेल होते हैं जो रंध्र को दिन में खोले रहते हैं और रात में क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन किस समय बिल्कुल रुक जाता है? रात में रुक जाता है, क्योंकि रात में द्वार कोशिका रंध्र को क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। हालांकि जब रंध्र बंद होता है तो बंद रंध्र से भी हवाओं का यानी गैसों का आदान प्रदान हो सकता है, लेकिन जल का वाष्प के रूप में बाहर नहीं निकल सकता है। रंध्र दिन में ही खुलते हैं क्योंकि द्वार कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती है, नहीं गैसों के आदान प्रदान में मदद करती है, नहीं पतली भित्ति वाली द्वार कोशिकाएं नहीं होती है। गैसों के आदान प्रदान में रंध्र मदद करता है। सेम के बीच की आकार होती है। द्वार कोशिका की आकृति निश्चित तौर पर किसके तरह होती है? सेम के बीच की तरह होती है, लेकिन द्वार कोशिका की आकृति रंध्र के खुलने और बंद होने में कोई भूमिका नहीं निभाती है। यानी अब आंसर क्या होने वाला है? डी, प्रकाश संश्लेषण करती है और परासरणीय रूप से सक्रिय शर्कराओं का निर्माण करती है, और द्वार कोशिका द्वारा परासरणीय रूप से सक्रिय शर्कराओं के निर्माण प्रक्रिया से ही रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी।
इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं पालना है, इसका आंसर डी होगा। समझने में थोड़ा बहुत इसको प्रॉब्लम होता होगा कि ऐसा कैसे हो जाता है, लेकिन दोस्तों ऐसा ही होता है। 29 का डी। निम्नलिखित में किस पौधे में रंध्र नहीं पाए जाते हैं? जलोद्भिद। जलीय पौधे, जल में उगने के लिए अनुकूलित पौधे में कोई रंध्र नहीं पाए जाते। मरुद्भिद यानी जेरोफाइट प्लांट में पाए जाते हैं, लेकिन इस प्लांट के रंध्र नीचे धंसे हुए होते हैं। स्थलीय पौधे में तो पाए ही जाते हैं। तो जलोद्भिद यानी कि हाइड्रोफाइट प्लांट में रंध्र नहीं पाए जाते। पत्तियों में होने वाला निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रम यानी कि प्रोसेस, कौन सा प्रक्रम या प्रोसेस उसके तापमान को कम करता है? तो यह एकमात्र वाष्पोत्सर्जन। मानव के शरीर में पसीने निकलने की प्रक्रिया के द्वारा मानव के शरीर का तापमान नियंत्रित होता है, और पौधे में यह प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण ही पौधे के शरीर का तापमान संतुलित रहता है। पौधे द्वारा मिट्टी से प्राप्त जल का कितना प्रतिशत उपयोग? 10%, मात्र 10%। और प्रकाश संश्लेषण में 1 से 2%। अगर ये पूछ दे कि प्रकाश संश्लेषण में कितने जल की जरूरी होगी, तो 1 से 2%, और बाकी 10% यूज हो रहा है। 1 से 2% प्रकाश संश्लेषण में। उसके बाद जल कहाँ जाता है? तो फलों और फूलों में जो रस बनते हैं उसमें भी जल की आवश्यकता होती है, तो वहां कुछ इस्तेमाल हो जाते हैं। कथनों पर विचार कीजिए। पौधे में होने वाले वाष्पोत्सर्जन में जल की निरर्थक हानि होती है। बिल्कुल, पौधे मिट्टी से जितना जल ग्रहण करते हैं उसका 90% जल वाष्पोत्सर्जित कर देते हैं। तो इस तरह से जल की तो निरर्थक हानि हो ही रही है। तो पहला कथन सही है हमारा। पौधे में जल तथा लवणों के परिवहन हेतु वाष्पोत्सर्जन अनिवार्य है। बिल्कुल, जाइलम के द्वारा जल और लवणों का परिवहन हो, इसके लिए पौधों में वाष्पोत्सर्जन का होते रहना अनिवार्य है। अब आपको एक चीज लगेगा कि रात में तो वाष्पोत्सर्जन बंद हो जाता है, तो फिर इसका मतलब है कि रात में परिवहन बंद हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रात में वाष्पोत्सर्जन बंद हो जाता है, लेकिन पत्तियों के रंध्र के द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो बंद हो जाता है। लेकिन कुछ वाष्पोत्सर्जन पौधे के अन्य भागों से भिन्न होता है, वो वाष्पोत्सर्जन रात में भी चलते रहता है। इसीलिए रात में भी परिवहन की व्यवस्था चलती रहती है, लेकिन उसकी तीव्रता निश्चित तौर पर दिन की तुलना में क्या होती है? कम होती है। तो वाष्पोत्सर्जन रात में रुक जाता है, लेकिन मुख्य रूप से रुकता है यानी रंध्रों के द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन रुकता है। अन्य जो वातरंध्र के माध्यम से होते हैं वह वाष्पोत्सर्जन तो रुकता नहीं है। तो दूसरा कथन भी क्या है? वाष्पोत्सर्जन को पौधों का आवश्यक दुर्गुण माना गया है। बिल्कुल सही है, यानी वाष्पोत्सर्जन दुर्गुण है। क्यों? तो इसमें निरर्थक हानि होती है जल की, फिर भी यह आवश्यक है। क्यों? तो परिवहन होने के लिए जरूरी है। तो तीनों ही कथन वाष्पोत्सर्जन के संदर्भ में क्या है? सही है। नेक्स्ट, जल के अवशोषण एवं परिवहन में जाइलम की वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाले दाब को क्या कहते हैं? मूल दाब कहते हैं। मूल रोम जल का अवशोषण किया। अब मूल रोम द्वारा अवशोषित जल पौधे के भिन्न भिन्न परतों से जाइलम तक जो पहुंचता है उसमें कारगर होता क्या? यानी मूल दाब जड़ों में उत्पन्न होते हैं, और यह मूल रोम के द्वारा अवशोषित जल को सीधे कहां पहुंचा देते थे? जाइलम में। नेक्स्ट, मूल दाब कहां उत्पन्न होते हैं? जड़ों के जाइलम के वाहिकाओं में। अगर ये वाला ऑप्शन ना दे, जैसे मूल दाब कहां उत्पन्न होता है? जड़ दे दे, तना दे दे, पत्ती दे दे, तो आंसर क्या देना है? जड़। मूल का मतलब ही होता है जड़। इसको अंग्रेजी में रूट प्रेशर कहते हैं। रूट प्रेशर कहां उत्पन्न होता है? रूट में उत्पन्न होता है। और रूट में कहां उत्पन्न होता है? रूट यानी जड़ के जाइलम में होता है। जाइलम में 4 कोशिका है, तो किन कोशिका में होता है? वाहिकाओं में होता है। इसको वेसल्स कहते हैं अंग्रेजी में। नेक्स्ट, मूल दाब अत्यधिक तब होगा जब वाष्पोत्सर्जन बहुत कम हो, अवशोषण बहुत अधिक हो।
मूल दाब अत्यधिक तब होगा जब ट्रांसपायरेशन बहुत कम हो और एब्जॉर्प्शन जल का मूल रोमों के द्वारा बहुत अधिक हो। जब कभी जल का अवशोषण अधिक होता है और वाष्पोत्सर्जन की मात्रा कम हो जाती है, ऐसी स्थिति में मूल दाब बढ़ने लगता है। मिट्टी में स्थित खनिज लवणों का अवशोषण पौधे किस रूप में करते हैं? आयन के रूप में करते हैं, आयन के रूप में करते हैं। यानी सोडियम का अवशोषण, सोडियम का तो करता ही नहीं है। लोहा का अवशोषण लौह आयन के रूप में होगा। तो आयन समझते हैं ना, परमाणु जब आवेशित हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण करके, तब आवेशित परमाणु को ही क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। पौधे अधिकांश पोषक तत्व की आपूर्ति कहां से होती है? मिट्टी से। पौधे को 17 पोषक तत्व चाहिए, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पौधे कहां से प्राप्त करते हैं? वायुमंडल से। शेष 14 पोषक तत्व पौधे कहां से लेते हैं? मिट्टी से लेते हैं। यही क्वेश्चन इस बार बीपीएससी में आया था, ठीक है। और सब खोज रहा था किधर है, प्रश्न यहाँ था, ठीक है। अब लोग लुसेंट पढ़ने, लुसेंट में इसका कवरेज नहीं है, हम भी देखे। जो यहाँ पढ़ रहा है उसको तो देखा मिट्टी मारा। चलिए दोस्तों, पौधे के कोशिका भित्ति के लिए कौन अनिवार्य है? कैल्शियम के बारे में पढ़े थे। 17 पोषक तत्व में कुछ पोषक तत्व के संदर्भ में भिन्न भिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। पोषक तत्व के संदर्भ में जितना एग्जाम पूछा है उतने ही हम नोट में दिए हैं। आप कैल्शियम के बारे में पढ़े होंगे, निश्चित तौर पर उसमें दिया हुआ है कि कोशिका भित्ति के निर्माण के लिए कैल्शियम की जरूरी होती है। यह क्वेश्चन सेंट्रल एसएससी में पूछा हुआ है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पौधे में जल तथा घुलित खनिज लवणों के परिवहन में ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। पौधे के खाद्य पदार्थों में फ्लोएम से होने वाले परिवहन ऊर्जा का उपयोग होता है, बिल्कुल। जाइलम के परिवहन में पौधों को एटीपी के रूप में ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती है। फ्लोएम के द्वारा भोजन के परिवहन के लिए पौधों को एटीपी के रूप में ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। कोई भी सजीव हो वो एटीपी के रूप में ही ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। दोनों कथन सही है। निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? परासरण द्वारा पौधे अपने मूल रोम से भूमि से जल अवशोषित करते हैं, सही है दोस्तों। पौधे की कोशिकाओं में परासरण द्वारा जल का गमन होता है, सही है। पत्तियों के रंध्रों के खुलने बंद होने में परासरण की कोई भूमिका नहीं है, यह गलत है दोस्तों। गार्ड सेल के द्वारा पौधों के रंध्र को खोलने और बंद करने में ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरणी दाब का योगदान होता है। यहां पर करा नहीं है, तो यह कथन दोस्तों गलत है, ठीक है। सी नंबर गलत है। द्वार कोशिकाओं के द्वारा पत्तियों के रंध्र के खुलने और बंद होने में परासरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट, पौधे की कोशिकाओं की स्थिति टर्जिट बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है किसकी? पोटेशियम की। किसकी आवश्यकता होती है? पोटेशियम की। और ये रटने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सीधा रट जाइए कि कोशिकाओं को टर्जिट मतलब मजबूती देने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में कौन पौधे के बृहद पोषक के अंतर्गत नहीं आते हैं? लोहा। 9 पोषक तत्व बृहद है और 8 सूक्ष्म है। तो कौन बृहद है कौन सूक्ष्म है, इसको आप याद कर लिए ना, याद कर लीजिए। 1-2 बार देखते रहिएगा, ये नहीं कि यही प्रश्न परीक्षा में आएगा और हम बनाएंगे लोहा मारेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन का स्वरूप यहां से बदल भी सकता है। तो कौन बृहद पोषक है उसको आप याद कर लीजिए। उसके बाद जो याद नहीं है वो सूक्ष्म पोषक हो जाएगा। क्या रंध्रों के खुलने और बंद होने में किसकी भूमिका होती है? पोटेशियम की। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव का संबंध रसाकर्षण से है, ठीक है। जाइलम के भीतर जो वाष्पोत्सर्जन के कारण निम्न दाब उच्च दाब बनते हैं, उसी का संबंध, उसी को ही हम ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं। और ट्रांसपायरेशन पुल का संबंध जाइलम के द्वारा जल के परिवहन से है। और जाइलम के द्वारा जल के परिवहन को हम क्या कहते हैं? रसाकर्षण कहते हैं। पौधे में जड़ और तना के केंद्रीय भाग
पौधे के जड़ और तना के केंद्रीय भाग जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक विशेष प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं उसे रंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? रंभ कहते हैं, अंग्रेजी में स्टील कहते हैं। आपको बताए हुए थे कि पूरे जाइलम और फ्लोएम ऐसे उत्तक है जो पूरे पौधे में पाए जाते हैं। ये दोनों उत्तक पौधे के सबसे आंतरिक भागों में साथ साथ जड़ से लेकर पत्तियों के अंतिम छोर तक बिखरे पड़े होते हैं। पौधे की पत्तियों के किनारे तथा शिखर के जल के बूंदों के रूप में स्रावित होना क्या कहलाता है? हाँ, बिंदु स्राव। पत्ती देखे ना, अगर आप सुबह सुबह पत्ती को देखिएगा दोस्तों, सुबह सुबह अगर पत्तियों को देखिएगा तो पत्तियों के किनारे किनारे से पानी किस रूप में बाहर निकलता है? बूंद बूंद के रूप में निकलता है। और पत्तियों के किनारे किनारे से पानी का बूंद बूंद के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है? बिंदु स्राव वाष्पोत्सर्जन नहीं है, ये वाष्पोत्सर्जन से अलग प्रक्रिया है, ये केवल रात में होता है। अतः सुबह आप बिंदु स्राव द्वारा उत्सर्जित जल को बूंद बूंद के रूप में देख सकते हैं बहुत स्पष्ट तरीके से। और बिंदु स्राव होने का कारण मूल दाब है। क्या है? मूल दाब है, रूट प्रेशर। पौधे में होने वाला बिंदु स्राव में महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसका? मूल दाब की होती है। महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? मूल दाब की होती है। नेक्स्ट, बिंदु स्राव द्वारा स्रावित पानी लवण युक्त होते हैं दोस्तों। पानी जिसमें क्या हो? लवण घुले हो। वाष्पोत्सर्जन का जो जल होता है शुद्ध होता है, लेकिन बिंदु स्राव जो रात के समय होता है जिसमें पत्तियों के किनारे से पानी बूंद के रूप में बाहर निकलता है, वो पानी लवण युक्त पानी होते हैं, यानी कि उसमें खनिज लवण क्या होते हैं? घुले होते हैं। आवश्यक तत्वों की उस सांद्रता का जिसमें कम होने पर पौधों की वृद्धि धीमी या रुक जाती है उसे हम क्या कहते हैं? क्रांतिक सांद्रता कहते हैं, क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहते हैं, क्रांतिक सांद्रता कहते हैं। पोषक तत्वों की वह मात्रा जिससे कम होने पर पौधों की वृद्धि रुक या धीमी पड़ जाए उसको हम क्या कहते हैं? क्रांतिक सांद्रता। क्रांतिक सांद्रता तक होनी ही चाहिए, इससे अधिक हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खनिज लवणों की मात्रा क्रांतिक सांद्रता से कम हुई तो फिर पौधों का विकास या तो धीमी पड़ेगा या फिर रुक जाएगा। कोशिकाओं में एटीपी का संश्लेषण निश्चित, एटीपी के लिए फास्फोरस चाहिए, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट चाहिए, फॉस्फेट के लिए फास्फोरस चाहिए, एटीपी के संश्लेषण के लिए फास्फोरस की आवश्यकता है। ये बोरन जस्ता आयरन का कोई आवश्यकता नहीं है। वाष्पोत्सर्जन को पोटोमीटर से मापा जाता है। पौधे के द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को किसके द्वारा मापा जाता है? पोटोमीटर के द्वारा। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है? पत्ती में। हालांकि तनोस में भी होती है, लेकिन यहां पर तनो आंसर होगा नहीं, पत्ती होगा। वह परिस्थिति जिसमें वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, तो ये क्वेश्चन आ गया है, वहां पर भी सी ही था आंसर, लेकिन दूसरा तरह का ऑप्शन है निम्न नमी यानी कि निम्न आर्द्रता और ऊंचा तापमान। पत्तियों के दो मुख्य कार्य है वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण। पौधे के पत्तियों के दो मुख्य कार्य वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण है। श्वसन मापक यंत्र रेस्पिरोमीटर है। कौन है? रेस्पिरोमीटर। श्वसन मापक यंत्र रेस्पिरोमीटर है। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र पोटोमीटर। प्रकाश संश्लेषण में जल के विखंडन के लिए मैग्नीज की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? मैग्नीज की। मैग्नीज के भी बारे में भी नोट में हम चर्चा किए हुए हैं। पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किधर से किधर होता है? तो पत्ती से जड़ की ओर और जड़ से पत्ती की ओर, दोनों तरफ होता है। लेकिन यहां पर जो सटीक आंसर होगा आपका उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। उच्च सांद्रता का मतलब जहां भोजन अधिक है और निम्न सांद्रता का मतलब जहां भोजन कम है। निम्नलिखित में कौन एक अंतः शोषण का उदाहरण है? जब ठोस पदार्थ
जल को अवशोषित कर लेते हैं, तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं? अंतःशोषण कहते हैं। अंतःशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ का क्या कर लेते हैं? अवशोषण कर लेते हैं। तो सूखा बीज ठोस पदार्थ है और जल द्रव पदार्थ है, अवशोषण किया तो यह अंतःशोषण कहलाएगा। लकड़ी का दरवाजा ठोस पदार्थ है, बरसात में वह जल को अवशोषित किया तो यह भी क्या है? अंतःशोषण। गोंद स्टार्च को जल में रखने पर गोंद स्टार्च भी अपने शुद्ध अवस्था में ठोस में, ये सभी के सभी आपका किसके उदाहरण है? अंतःशोषण के उदाहरण है। अंतःशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ का क्या कर लेते हैं? अवशोषण कर लेते हैं। चना का फूलना भी क्या है? अंतःशोषण, क्योंकि चना ठोस हो गया और जल क्या हो गया? द्रव हो गया। या किसी भी बीज का फूलना अंतःशोषण के उदाहरण है। पत्तियों में स्थित प्रत्येक रंध्र कितने द्वार कोशिका? 2 द्वार कोशिका। और द्वार कोशिकाओं की आकृति सेम के बीज के समान होती है। सेम का बीज समझे कि नहीं? सेम के बीज के तरह ही किडनी होता है। घासों और समान उद्यान पौधों की पत्तियों के सिरों पर सुबह के समय पानी की बूंदे दिखती है। यह जल संचयन किससे प्राप्त होता है? जल रंध्र से। ठीक है, रंध्र के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन होता है। अब पत्तियों के किनारे किनारे पर भी सूक्ष्म सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जल रंध्र के द्वारा रात में बिंदु स्राव होता है। रात में क्या होता है? बिंदु स्राव होता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जाइलम में जल का संचलन हमेशा ऊपर की ओर होता है। बिल्कुल। फ्लोएम में भोजन का संचलन ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर हो सकता है। दोनों कथन क्या है? चलिए, लगता है पौधे का इलाका समाप्त हो गया है। पानी लाइए। तो पौधे के परिवहन तंत्र से कितना प्रश्न है? क्या हुआ? रजनीश कुमार का रिप्ले क्यों नहीं देते हैं? दोस्तों, रिप्ले देंगे फिर आपका क्लास लेट हो जाएगा, इसलिए रिप्ले नहीं दे रहे हैं। बाइलिंगुअल मतलब वह दोनों भाषा में है। चलिए, बाइलिंगुअल तो लाना अब संभव नहीं है। आइए तिरछाए, बातचीत नहीं लगता है कितना बड़ा टेंशन उतर गया है। टेंशन बनाए रखिए, तबे मस्तिष्क समझने के लिए उत्सुक रहता है। ठीक है, जैसे ही टेंशन उतरा मस्तिष्क भार मुक्त हो जाता है, उसको लगता है कि सब कुछ ओके है। इसीलिए बातचीत मत करिए। बातचीत तो बिल्कुल क्लास में नहीं करिए। कई बार बोले बातचीत करना है, बुलाइए, घर बुलाइए, मुर्गा बनाइए, खिलाइए, बात करिए। क्या क्लासरूम में आप अपने से मतलब रखिए। ठीक है ना? आइए दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया? विलियम हार्वे ने किया था। दोस्तों, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र अर्थात सर्कुलेटरी सिस्टम का खोज विलियम हार्वे ने किया था। मानव हृदय के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? 4 कोष्ठों का बना होता है, बिल्कुल, यानी 4 चैम्बर का बना होता है, सही है। सबसे व्यस्त अंग है, बिल्कुल, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, 1.5 से 2 किलो का नहीं होता है, 300 ग्राम का होता है, 300 से 400 ग्राम का। मानव के हृदय का वजन 300 से 400 ग्राम। यह शरीर का पंपिंग अंग है। ठीक है, बिल्कुल है, ये पंपिंग अंग है, यानी कि जिस तरह पंपिंग सेट काम करता है ना किसान का, ठीक उसी तरह काम करता है, तो इसको पंपिंग ऑर्गन कहते भी है। मानव में हृदय का औसत भार दोस्तों कितना? 300 ग्राम होगा। औसत भार 300 ग्राम, या फिर हम 300 से 400 कह सकते हैं, तो यहां सबसे सटीक होगा 300 ग्राम।
हृदय के बाह्य परत की बनी सुरक्षात्मक परत को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, यह एक प्रकार की झिल्ली है। हृदय के ऊपर के चौड़ा भाग आलिंद कहलाता है, बिल्कुल, जो बाएं और दाएं हिस्सों में बटा। निचले शंक्वाकार भाग शिरा कहलाता है। निचले शंक्वाकार भाग को क्या कहते हैं? नीलय कहते हैं। क्या कहते हैं? नीलय कहते हैं, जो बाएं और दाएं हिस्सों में बटा रहता है। तो नीलय भी बाएं, लेकिन यह कथन आपका क्या है? गलत है। ऊपर वाले हिस्से को आलिंद कहते हैं, जबकि नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं? शिरा। तो रक्त नली का नाम है। शिरा किसका नाम है? तो पहला कथन गलत है, सॉरी सही है, और दूसरा क्या है? गलत है। नेक्स्ट, हृदय का दायां बायां आलिंद और दायां बायां निलय जिससे संरचना द्वारा अलग होता है उसे क्या कहते हैं? सेप्टम। ठीक है, सेप्टम के बारे में बताए थे दोस्तों। सेप्टम जो है, ठीक है, सेप्टम जो है हृदय के बीचों बीच होता है। हृदय के बीचों बीच जो होती है मांसल भाग, उसे क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व दायां आलिंद और निलय के बीच, और बाइकस्पिड वॉल्व बायां आलिंद और निलय के बीच। ट्राइकस्पिड वॉल्व दायां आलिंद निलय के बीच, और बाइकस्पिड वॉल्व बायां आलिंद और निलय के बीच। हृदय में पाए जाने वाले कपाट रक्त को ऊपर से नीचे आने देते हैं, यानी कि आलिंद से निलय में जाने देता है, लेकिन विपरीत दिशा में वापस नहीं आने देता है। यही काम है वॉल्व का। जो भी ट्राइकस्पिड वॉल्व है दायां आलिंद निलय के बीच, और बाइकस्पिड वॉल्व जो है बायां आलिंद निलय के बीच, तो इस वॉल्व का क्या काम है? ब्लड को आलिंद से निलय में आने देना, लेकिन वापस ऊपर जाने नहीं देना। यही काम है वॉल्व का। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हृदय के दाएं भाग में शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त होता नहीं, बिल्कुल नहीं। दाएं भाग में अशुद्ध रक्त रहता है, अब बाएं भाग में शुद्ध रक्त रहता है। अशुद्ध का मतलब ऐसे रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। अशुद्ध रक्त मतलब ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। तो ये दोनों कथन क्या आपका? गलत है। मानव हृदय का दाएं भाग अशुद्ध रक्त से भरा रहता है, जबकि बाएं भाग शुद्ध रक्त से भरा रहता है। तो इस तरह से आपका दोनों कथन क्या है? गलत है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हृदय के कक्षों में बारी बारी से संकुचन तथा शीतलन होता है, बिल्कुल सही है। यानी पूरा हृदय एक साथ न तो संकुचित होती है और पूरा हृदय न तो एक साथ फैलती है, बारी बारी से होता है। मतलब जब आलिंद में संकुचन होता है तो निलय में शीतलन होता है, और जब निलय में संकुचन होता है तो आलिंद में शीतलन होता है। ये बात हम आपको बताएं। पहला कथन, हृदय के कक्षों में होने वाले शीतलन को डायस्टोल कहते हैं। शीतलन को क्या कहते हैं? डायस्टोल कहते हैं। शीतलन को सिस्टोल नहीं कहते। संकुचन को सिस्टोल और शीतलन को, जब हृदय संकुचित होती है तो उसे सिस्टोल कहा जाता है, और शीतलन का मतलब धीरे धीरे फैलना है। शीतलन को डायस्टोल कहा जाता है। तो यह कथन आपका क्या है? सिस्टोल तथा डायस्टोल मिलकर हृदय का एक धड़कन कहलाता है। बिल्कुल, 1 और 3 क्या है, और दूसरा कथन क्या है? गलत है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी धड़कनें होती है? 72 से 75। हृदय में अर्धचंद्राकार वॉल्व सेमी लूनर वॉल्व कहां पाए जाते हैं? सेमी लूनर वॉल्व वहां पाए जाते हैं जहां से पल्मोनरी आर्च और एओर्टा निकलता है। पल्मोनरी आर्च आगे चलकर पल्मोनरी आर्टरी में विभक्त हो जाती है, यानी कि फुफ्फुस चाप आगे चलकर फुफ्फुस धमनी में बदल जाती है। फुफ्फुस धमनी का काम होता है दाएं नीले से अशुद्ध रक्त को कहां ले जाना? फेफड़ा में ले जाना। तो वहीं पर यह होता है कौन? सेमिलुनर वॉल्व। सेमिलुनर वॉल्व क्या करता है कि नीलय से, दाएं नीलय से जब रक्त पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुफ्फुस धमनी में चला जाता है तो फिर उससे लौटकर दाएं आलिंद में आने नहीं देता है। ठीक है, शुद्ध रक्त पहुंचाने की जिम्मेवारी किसकी है?
जो बाएं निलय से निकलती है, और जहां से ये निकलती है वहीं पर भी सेमिलुनर वॉल्व होता है। यानी सेमिलुनर वॉल्व दो जगह होता है, एक जहां से फुफ्फुस धमनियां निकलती है और दूसरा जहां से महाधमनी निकलती है। और इस वॉल्व का भी काम है रक्त को एक ही दिशा में जाने देना, लौट कर पीछे नहीं आने देना। यानी जब रक्त फुफ्फुस धमनी में चला गया तो फिर वह लौटकर दाएं नीले में नहीं आएगा, या जब शुद्ध रक्त महाधमनी में प्रवेश कर गया तो फिर महाधमनी से निकलकर बायां नीले में नहीं आएगा। कारण क्या? तो दोनों जगह वॉल्व लगे हुए हैं। पल्मोनरी आर्च दायां नीले से निकलती है और आगे बढ़कर पल्मोनरी आर्टरी में विभक्त हो जाती है। एओर्टा कहां? बायां नीले से निकलती है और शुद्ध रक्त को बाएं नीले से शरीर के संपूर्ण भाग में प्रवाहित करती है। हृदय गति के दौरान हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले संभावित घर्षण से हृदय को सुरक्षा कौन करता है? पेरिकार्डियम फ्लूइड या पेरिकार्डियम द्रव करता है। निम्नांकित में किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? बायां निलय का। बायां निलय वो जगह है जहां से शुद्ध रक्त निकलकर पूरे शरीर में जाएगा। तो यहां पर महाधमनी होती है। सबसे पूरे हृदय में चारों ही चैम्बर के कार्य महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य किसका है? बायां नीले का है, क्योंकि बायां नीले में ही शुद्ध रक्त महाधमनी में जाती है और महाधमनी से पूरे शरीर में जाती है। तो चार चैम्बर में सबसे मोटी परत बायां नीले की होती है। क्यों होती है? इसका कारण है यहीं से शुद्ध रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित होती है, इसलिए यहां पर थोड़ा मोटा होता है। अग्र तथा पश्च महाशिराएं प्री केबल एंड पोस्ट केबल बैंड पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त लाकर कहां खुलती है? दायां आलिंद में खुलती है। एक स्वस्थ व्यक्ति का समान स्थिति में रक्तदाब 120/80 मिलीमीटर पारे की ऊंचाई के बराबर। ब्लड प्रेशर महाधमनी उसकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव है। ब्लड प्रेशर मुख्य रूप से महाधमनी एवं उसकी मुख्य शाखाओं, और महाधमनी के शाखा को धमनी कहेंगे। यानी रक्त दाब का मतलब मुख्य रूप से धमनियों के दाब से है। दोस्तों, रक्त पर दबाव तब उत्पन्न होता है जब निलय क्या होते हैं? संकुचित होते हैं। क्या होते हैं? निचला। रक्त दाब का मतलब रक्त जो बहता है धमनी के होकर वो है, और धमनी के रक्त पर दाब तब होगा जब निलय आपस में क्या होंगे? संकुचित। क्योंकि शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों में जो आता है वो कहां जाता है? बायां निलय से। तो बायां निलय संकुचित होगा तब ना रक्त पर दाब बनेगा। तो रक्त दाब उत्पन्न होता है निलय के संकुचन से, और खासकर बाएं निलय के संकुचन से। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। धमनियों की अपेक्षा शिराओं के रक्त पर दबाव अधिक होता है। बिल्कुल गलत। शिराओं की अपेक्षा धमनियों के रक्त पर दबाव अधिक होता है, यह सही है दोस्तों। दूसरा कथन सही है। पहला कथन क्या है? शिराओं में तो दाब इतना कम होता है कि वहां जगह जगह वॉल्व बने होते हैं कि रक्त पुनः लौटकर शरीर में ही ना चले जाए। दोस्तों, दौड़ लगाते समय ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और सोते समय घट जाता है। दौड़ते समय ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हृदय गतियां भी बढ़ जाती है, और सोते समय रक्तदाब घट जाता है और हृदय धड़कन भी क्या होता है? थोड़ा घट जाता है। नाड़ी दर धमनी से ही मापा जाता है। ठीक है, हाथ को पकड़कर रक्तदाब का अनुभव लगाना नाड़ी दर कहलाता है, या नाड़ी दर मापना कहलाता है, जो मुख्यतः धमनियों से ही मापा जाता है। निलय के संकुचन से रक्त में उत्पन्न होने वाले दबाव को क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, और निलय नहीं भी देगा वैसे भी संकुचन का मतलब क्या है? सिस्टोलिक।
यहां पर आलिंद ही दे देगा। संकुचन का मतलब ही सिस्टोल है और शिथिलन का मतलब ही डायस्टोल है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय को एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड का समय लगता है और 1 मिनट में 72 से 75 बार होते हैं। रक्तचाप माप एक विशेष रक्तचाप किससे मापा जाता है? रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर का मापन किससे होता है? एस्फेग्नोमोनोमीटर से। अब मोनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। हृदय की सामान्य क्रिया और रोगों की पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ऐसे नोड से निकले विद्युत तरंगों का विश्लेषण करके हृदय के गतिविधियों की जानकारी देता है। ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ निश्चित रूप से जहां पर भी कार्डियो लग गया समझिए उसका काम हृदय से ही होगा। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर? तो ये विसरण विधि के द्वारा, और विसरण विधि जो संपन्न होती है वो दाबों के अंतर होने के कारण। हृदय का सामान्य सिस्टोलिक प्रेशर 80 और डायस्टोलिक प्रेशर 80 होता है। सिस्टोलिक प्रेशर 120 और डायस्टोलिक प्रेशर कितना? 80 होता है। जार्विक 7 एक प्रकार का कृत्रिम हृदय है जो लिथियम हैलाइड नामक यौगिकों से बना हुआ है। लिथियम हैलाइड नामक यौगिक से बना हुआ। हृदय का कार्य किसके तरह है? पंपिंग स्टेशन की तरह। ठीक है, हृदय को सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन कहा जाता है। मानव के सामान्य जीवन काल में हृदय 2 अरब बार धड़कता है। 1 मिनट में 72 से 75 बार और पूरे जीवन काल में 2 अरब बार धड़कता है। लब डब की ध्वनि कौन सा आती है? हृदय से आती है। लब डब की ध्वनि निम्नलिखित में कौन सा एक हृदय ध्वनि के संदर्भ में सही है? हृदय की ध्वनियां हृदय के अंदर आंतरिक रुधिर बहाव के कारण होती है? नहीं। हृदय की ध्वनियां हृदय के बाह्य रुधिर बहाव कारण होती है? नहीं। हृदय की ध्वनियां ये सी बी और बी भी ऑप्शन एक ही है। इसका आंसर क्या होगा? अब हृदय की ध्वनियां हृदय के भीतर कई प्रकार के बॉल्व है ना, ठीक है, बाइकस्पिड बॉल्व है, ट्राइकस्पिड बॉल्व है और सेमी लूनर बॉल्व है। तो हृदय के अंदर जो सेमी लूनर बॉल्व होते हैं, सेमी लूनर बॉल्व कहां होते हैं? 2 जगह, जहां से फुफ्फुस धमनी निकलती है दायां नीले और जहां से महाधमनी निकलती है बायां नीले। इन दोनों जगह सेमी लूनर बॉल्व होते हैं। वही सेमी लूनर बॉल्व के खुलने और बंद होने से हृदय की ध्वनियां उत्पन्न होती है। हृदय की ध्वनियां सेमी लूनर बॉल्व जो होते हैं उसके खुलने और बंद होने के कारण उत्पन्न होती है। या आप कह सकते हैं कि हृदय के अंदर जो बॉल्व है उसके खुलने और बंद होने के कारण ही हृदय में यह ध्वनियां उत्पन्न होती है, लब और डब। हृदय में उत्पन्न लब डब ध्वनि को स्टेथोस्कोप, जिसको आम बोलचाल की भाषा में आला कहते हैं, उससे सुना जाता है। रक्त परिवहन के दौरान हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसका बाहर निकलना डबल सर्कुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रक्त परिवहन के दौरान हृदय का रक्त में भरना तथा उसका बाहर निकलना डबल सर्कुलेशन कहलाता है। ध्यान दीजिए, ये कंफ्यूजिंग करने वाला वर्ड है कार्डियक साइक्लिक। ऐसा नहीं, कार्डियक साइक्लिक का संबंध अलग है, डबल सर्कुलेशन होगा इसका आंसर। मानव शरीर में रक्त परिवहन के एक चक्र पूरा होने में रक्त हृदय से कितनी बार गुजरता है? 2 बार गुजरता है। एक बार अशुद्ध रक्त आकर के फेफड़ा में जाता है, एक बार शुद्ध रक्त आकर के शरीर में जाता है। तो कितने बार गया? 2 बार गया। हृदय के एक धड़कन में एक सिस्टोल और एक डायस्टोल शामिल है। एक सिस्टोल एक डायस्टोल शामिल है। मानव शरीर का सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन क्या है? हृदय है। पेस मेकर किसको कहते हैं?
ऐसे नोड को कहते हैं और इससे एक खास प्रकार का विद्युत तरंग निकलते हैं जो हृदय के धड़कन को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। मनुष्य में हृदय गति का नियंत्रण सभी मिलकर करते हैं, लेकिन मुख्य भूमिका किसकी होती है, ऐसे नोड की। जब ये सारे ऑप्शन दे दे, एक और दे दे, सभी ना दे, तो तब आपका आंसर क्या होनी चाहिए, ऐसे नोड होनी चाहिए। लेकिन सभी मिलकर है, नर्वस सिस्टम तो हर चीज को कंट्रोल करने में अपना योगदान देते हैं, इसलिए यहां इसका आंसर क्या होगा, डी। पेस मेकर सिस्टम का हिस्सा सब है दोस्तों, ऐसे नोड, ए बी नोड, हिच का बंडल, पुरकेंजे का, इन सभी से विद्युत तरंग गुजरी थी और तब जाकर हृदय का धड़कन नियंत्रित हुआ था। यही सब मिलकर के क्या बनाता है, पेस मेकर सिस्टम बनाता है, जिसका प्रमुख हिस्सा कौन है, ऐसे नोड है। ऐसे नोड एक प्रकार का कैसा ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है, जो हृदय के दाएं आलिंद में रहते हैं। हृदय के धड़कनों को नियंत्रित करने हेतु ऐसे नोड से उत्पन्न विद्युत तरंग ऐसे नोड से निकलकर कहां, ए बी नोड से, बंडल ऑफ हिच से, इनमें ऐसे नोड आलिंद में रहते हैं, अब बाकी ये तीनों नीले वाले भाग में रहते हैं। ये भी बात आप याद रखिएगा, यही ना, ये बताए थे कि नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेस मेकर तंत्र के नियंत्रण हेतु ऐसे नोड पर सिंपैथेटिक और वागस नामक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जुटे होते हैं, बिल्कुल सही है। सिंपैथेटिक हृदय गति को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। अब वागस हृदय गति को घटाता है, ये भी सही है। सारे के सारे कथन क्या है, यानी पेस मेकर सिस्टम तो हृदय गति को नियंत्रित करते ही है, लेकिन उसके अलावे इन दोनों पर एक ऑटो मैटिक नर्वस सिस्टम है, यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जुटे होते हैं, सिंपैथेटिक और वागस। सिंपैथेटिक का काम हृदय गति को बढ़ाना और वागस का काम हृदय गति को घटाना है। कौन एक सही है, संपूर्ण हृदय एक साथ फैलता बिल्कुल नहीं, ना ही एक साथ सिकुड़ता है, तो सबसे सही आंसर क्या होगा, संपूर्ण हृदय एक साथ न तो फैलता है और न ही सिकुड़ता है। संपूर्ण हृदय एक साथ तो न तो फैलता है और न ही एक साथ सिकुड़ता है। जब आलिंद फैलता है तो निलय दोनों सिकुड़ते हैं, जब दोनों निलय फैलते हैं तो आलिंद सिकुड़ते हैं। हृदय में विभिन्न कपाट वॉल्व रुधिर के बहाव को नियंत्रित करते हैं और बहाव को वो एक ही दिशा में होने देते हैं, उसके विपरीत नहीं होने देते हैं। चाहे ट्राइकस्पिड वॉल्व हो, बाइकस्पिड वॉल्व हो या सेमीलूनर वॉल्व हो। रुधिर का पीएच कम होने पर हृदय गति बढ़ती है, बिल्कुल सही है, और पीएच मान अधिक होने पर हृदय गति कम हो जाती है, दोनों कथन सही है। समान रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। पीएच मान कम होगा ब्लड का, हृदय गति क्या होगा, बढ़ जाएगा। पीएच मान घटेगा तो हृदय गति अधिक होगा तो हृदय गति कम हो जाएगा। यानी पीएच मान और हृदय गति में उल्टा संबंध है। पीएच बढ़ेगा तो हृदय गति, पीएच घटेगा तो हृदय गति। पीएच मान, ब्लड के पीएच मान और हृदय गति के बीच का संबंध व्युत्क्रमानुपाती है, ये याद रखिएगा, उल्टा है। सिराओं में रक्त का परिवहन किस दिशा में होता है, तो शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर। सिराएं शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त लेकर के उसे कहां पहुंचती है, हृदय में पहुंच जाती है। तो सिराओं में रक्त का परिवहन शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर होती है। धमनियों में रक्त का परिवहन हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में। धमनी हृदय के शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। कोरोनरी वाहिनियां का संबंध केवल और केवल किससे है, ये हृदय के अतिरिक्त कहीं और पर ब्लड का सर्कुलेशन करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। पोर्टल वाहिनियां कहां रक्त प्रवाहित करती है, एक अंग से दूसरे अंग जिनमें हृदय शामिल, और यह मुख्य रूप से आहार नाल से लीवर तक ही ब्लड का सर्कुलेशन करता है। पोर्टल वेसल्स एक ऐसी रक्त नलियां है जिसका हृदय से कोई संबंध नहीं होता है। ये पोर्टल वेसल रक्त को मुख्य रूप से आहार नाल के विभिन्न हिस्सों से कहां तक पहुंचाती है, लीवर तक। तो इसका आंसर सबसे सटीक यही होगा। हृदय की क्रिया संचालित होती है इनमें से सभी
हृदय की क्रिया संचालित होती है, हार्मोन द्वारा भी होता है। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा ये हमारे मस्तिष्क के हिस्से हैं, यह भी हृदय गति को नियंत्रित करने में अपना कुछ योगदान देती है और स्वचालित अंग है ही, क्योंकि हृदय के अंदर पेसमेकर सिस्टम बना हुआ है और पेसमेकर सिस्टम के कारण ही हृदय स्वचालित भी है दोस्तों। यानी हृदय अपने गति का स्वयं नियंत्रण पेसमेकर सिस्टम से कर सकता है। तो यहां इसका आंसर इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट, कौन सी रुधिर वाहिनियों द्वारा ऑक्सीकृत रक्त, ऑक्सीकृत रक्त एओर्टा, एओर्टा मतलब महाधमनी, अरोटा सॉरी अरोटा यानी कि महाधमनी, और महाधमनी जब धमनी हो गया तो वो शुद्ध रक्त या शुद्ध रक्त को और क्या कहेंगे, ऑक्सीकृत रक्त कहेंगे या शुद्ध रक्त कहेंगे, जो भी कहना है। फेफड़ों में शुद्ध रक्त लाकर फुसफुसिया सिरा कहाँ खुलता है, बायां आलिंद में खुलता है, फिर शुद्ध रक्त बायां आलिंद से नीले में, अब फिर बायां नीले से महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में प्रवाहित हो जाती है। कौन सा एक सही नहीं है, सिराएं से होकर अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। सिरा की दीवार धमनी की अपेक्षा पतली होती है, बिल्कुल सही है। सिराओं में रक्त वापस लौटने के लिए जगह जगह वाल्व लगे होते, सही है। सिराओं में रक्त का दबाव धमनी की अपेक्षा अधिक होता है, यह गलत है। सिराओं में रक्त का दाब कम होता है, इसीलिए तो वाल्व बने हुए हैं। धमनी में रक्त का दाब सिरा से अधिक होता है, तो सिराओं में रक्त का दबाव धमनी की अपेक्षा अधिक होता है। क्या यह सही है, गलत है। धमनियों में फुफ्फुस धमनी अपवाद है, जो अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों में ले जाती है, बिल्कुल। और सिराओं में भी फुफ्फुस सिरा अपवाद है, जो शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में लाती है। दोनों ही कथन आपका क्या है, सही है, दोनों का एक एक अपवाद है। डब की ध्वनि तब उत्पन्न होती है सेमिलुनर वाल्व बंद होने से, डब खुलने पर लब, यानी लब डब की ध्वनि सेमिलुनर वाल्व जो दो जगह है, एक वहां जहां पर फुफ्फुसीय धमनी निकलती है और एक वहां जहां से महाधमनी निकलती है। तो वाल्व खुलेगा तो लब, बंद होगा तो डब, खुलेगा तो लब, अब बंद होगा तो डब। हो गया, हो गया। हृदय की पेशियों को रक्त पहुंचाने का काम किसके द्वारा, कोरोनरी वेसल्स मुख्य रूप से हृदय को ही रक्त पहुंचाती है। फुफ्फुस धमनी की उत्पत्ति, फुफ्फुस धमनी की उत्पत्ति दायां नीलय में होती है और यह धमनी अशुद्ध रक्त को दायां नीलय से लेकर फेफड़ों में ले जाती है। किस रक्त नली की दीवारें मोटी, लचीली तथा कपाट विहीन होती है, यह धमनी। अब पतली, लचीली, कपाट युक्त कौन होती है, सिरा। यक हेपेटिक पोर्टल वेसल्स द्वारा आंत में पचा हुआ भोजन कहां जाता है, लीवर में। हेपेटिक पोर्टल, पोर्टल वेसल्स की बात कर रहा है, तो पोर्टल वेसल्स का काम यही है कि आंत यानी छोटी आंत के भोजन को कहां ले जाना, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले, शरीर से हृदय, तो ये सिरा, और हृदय से शरीर धमनी। प्रत्येक धड़कन या कार्डियक चक्र में हृदय द्वारा 70 ml रक्त पंप किए जाते हैं, ठीक है। कितना, 70 है, यानी एक बार धड़केगा हृदय तो 70 ml ब्लड फेंका जाएगा महाधमनी में, 70 ml। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पल्मोनरी सिरा अशुद्ध रक्त को दाहिने नीले फेफड़े में पहुंचाता नहीं, अशुद्ध रक्त को पल्मोनरी धमनी पहुंचाता है, सिरा नहीं। अब पल्मोनरी धमनी का संबंध शुद्ध रक्त से है ही नहीं, तो इस तरह दोनों कथन आपका क्या है, गलत है। तो सही ना तो एक है और ना ही दो है। तुम्हारा लक्षण हमको नहीं लगता है दरोगा बनने वाला, क्या कर रही है, पन्ना उलट रहा है, एक बार उधर जा रहा है, एक बार इधर जा रहा है। अल्लाह नहीं, देख रहा कब समाप्त होगा, पलट पलट के, ठीक है। दरोगा बनना तो समाप्त हो ना की, समाप्त उसी दिन होगा जिस दिन आप
ज्वाइनिंग लेटर आपका आएगा। जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा जीएस समाप्त होने वाला है, नहीं होने वाला है। हाँ चलिए दोस्तों, तो ध्यान बनाए रखिए, ऐसा नहीं कि हम बढ़ा दिए सिलेबस को, बड़ा कर दिए, ये सब चीज तो हम नहीं किए हैं, पूछा हुआ प्रश्न वही करवा रहे हैं। ध्यान दीजिए, तब से पन्ने उलट रहा है, एक बार कॉपी का पन्ना उलट रहा है, एक बार बुक का पन्ना उलट रहा है। धमनियों के सबसे बाहरी परत को ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं। मध्य परत को ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, और धमनियों के सबसे आंतरिक परत को ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं। तो इस तरह धमनी कितने परतों से बना हुआ है? 3 परतों से बना हुआ है। ट्यूनिका एक्सटर्ना सबसे बाह्य परत है, ट्यूनिका मीडिया मध्य परत है, जबकि धमनी के सबसे आंतरिक परत को ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं। क्लियर हो गया? रक्त तथा लासिका एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। हालांकि तरल नहीं रहता तो हम ये भी दे देते, लेकिन इससे बेस्ट आंसर क्या है? बी है, तो बी देना पड़ेगा यहां पर। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। 7%। लगता है हृदय का इलाका समाप्त हो गया है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना? 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। मानव रक्त किसकी उपस्थिति कारण गाढ़ा लसलसा? तो ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन के कारण होता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जहां रहेगा उसे लसलसा बना देगा। पीएच मान रक्त का 7.4 होता है। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा, आयतन के हिसाब से प्लाज्मा कितना? 55%। प्लाज्मा 55%। सीरम कहलाता है, अगर प्लाज्मा से आप प्रोथ्रोम्बिन निकाल दीजिए तो वो क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। या इस सीरम का एक और परिभाषा है कि रक्त जमाने वाले कारकों को अगर रक्त से बाहर निकाल दिया जाए तो शेष रक्त क्या कहलाएंगे? सीरम कहलाएंगे। लेकिन यहां इसका सबसे सटीक ऑप्शन डी होगा दोस्तों, इसमें ए नहीं देना है। यहां ए में आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि फाइब्रिनोजीन भी रक्त जमाने वाला ही फैक्टर है, और यहां तो उपस्थित की बात कर रहा है, तो अनुपस्थित हो। रक्त से, ध्यान दीजिए, रक्त से जब रक्त जमाने वाले फैक्टर या कारक को निकाल देंगे तो शेष रक्त को ही क्या कहलाते हैं? रक्त को जमाने वाले कारक कौन कौन है आपको पता ही चल ही गया है। प्रोथ्रोम्बिन भी है उसमें। रक्त एक प्रकार का क्या है? तरल संयोजी ऊतक 2 ही है, रक्त और लासिका। रक्त प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? जल की, और जल के बाद सर्वाधिक मात्रा प्रोटीन की। रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा 90% से अधिक होता है। 90% से अधिक होता है। रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन कितना? 7% होता है। और रक्त प्लाज्मा में 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। रक्त प्लाज्मा में कौन से प्रोटीन? सभी, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन और फाइब्रिनोजेन। इन सभी प्रोटीन का निर्माण हमारे यकृत के द्वारा होता है। रुधिर को थक्का बनाने वाले कारकों को यदि निकाल दिया जाए तो शेष रक्त को क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूमिन तथा एल्ब्यूमिन रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रमुख प्रोटीन है। बिल्कुल, रक्त प्लाज्मा में 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, यही तीनों है। फाइब्रिनोजेन का उपयोग रक्त को थक्का बनाने में तथा ग्लोब्यूमिन शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने में उपयोगी है। एल्ब्यूमिन का उपयोग परासरणी संतुलन बनाने में होता है। सभी कथन क्या है? इसको आप एक एक करके याद कर लीजिएगा। जैसे पूछ सकता है कि रक्त में परासरणी संतुलन, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने के लिए किस प्रोटीन का योगदान है? एल्ब्यूमिन। प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए कौन प्रोटीन का? ग्लोबिन। रक्त को थक्का बनाने में कौन प्रोटीन का? फाइब्रिनोजेन। तो 1-2 बार इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है। रक्त को थक्का बनाने में किस प्रोटीन को? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। रक्त का थक्का लगभग मानव रक्त कितना रुधिराणु यानी ब्लड प्रेशर कितना, या रक्त कोशिकाओं की मात्रा 40 से 45%। रक्त कोशिकाओं की मात्रा 40 से 45%।
निम्न में कौन एक सही नहीं है? डी नंबर। रक्त में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या अन्य सभी कणिकाओं से अधिक होती है। बिल्कुल। अकेले आरबीसी 45 से 50 लाख। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल अन्य सभी रुधिर कणिकाओं की तुलना में सबसे ज्यादा। बिल्कुल। आरबीसी 120 दिन, बाकी सब 21 सप्ताह में गोल हो जाता है। लौह युक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन केवल लाल रुधिर कणिकाओं में ही पाए जाते हैं, यानी ए बी सी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन है? ऊंचाई पर जाने से तथा रक्तस्राव की स्थिति में लाल रक्त कणिक की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, घटती नहीं है, बढ़ जाती है। क्यों? तो उसका निर्माण तेजी से होने लगता है। केंद्रक विहीन है आरबीसी और दोनों। केंद्रक केवल डब्ल्यूबीसी में ही पाया जाता है। आरबीसी और प्लेटलेट्स दोनों ही केंद्रक विहीन है, यानी न्यूक्लियस नहीं होते हैं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है। अधिक ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। लाल रक्त में लाल रंग किसकी उपस्थिति कारण? वैसे रक्त का लाल रंग आरबीसी का होता है, लेकिन आरबीसी का लाल रंग किसके कारण? तो यहां हीमोग्लोबिन ही सबसे परफेक्ट उत्तर है दोस्तों। आरबीसी में कंफ्यूज नहीं करना है, मूल कारण लाल होने का हीमोग्लोबिन है। हालांकि लोहा दे देता तो वही आंसर मारते, क्योंकि वह सबसे मूल कारण है। हीमोग्लोबिन में होता क्या? लोहा। क्या? रक्त लाल क्यों होते हैं? आरबीसी कारण। आरबीसी लाल क्यों होते हैं? हीमोग्लोबिन कारण। हीमोग्लोबिन लाल क्यों होते हैं? लोहा कारण। अब यहां जो प्रश्न है, यहां पर इसका सटीक आंसर हीमोग्लोबिन होगा। ठीक है, आते है हल्ला नहीं। 154 हो गया था, 53 हो गया था। हाँ हो गया 54। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना। लाल रक्त कण का मुख्य कार्य शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक हीमोग्लोबिन के मदद से क्या करना? ऑक्सीजन पहुंचाना है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रवेश करता है, प्रतिक्रिया डब्ल्यूबीसी करता है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र को यही मजबूत करता है दोस्तों। रुधिर को थक्का बनाने में प्लेटलेट्स की भूमिका होती है। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं में कौन सी किस्म अधिक होती है? 60 से 70% क्या होता है? हाँ, सबसे कम कौन होते हैं? बेसोफिल। श्वेत रुधिर कणिकाओं में कौन सी किस्म सबसे कम? बेसोफिल सबसे कम है, न्यूट्रोफिल। निम्न में कौन सी श्वेत रक्त कण हानिकारक सूक्ष्म जीवों का भक्षण करती है? तो मोनोसाइट नहीं, न्यूट्रोफिल। और पहले न्यूट्रोफिल, अगर ये हार गया तब उसके बाद मोनोसाइट। हानिकारक सूक्ष्मजीव का भक्षण करने में यही दो है। ठीक है, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। एंटीबॉडी कौन बनाता है? लिम्फोसाइट बनाता है। एलर्जी युक्त प्रतिक्रियाओं में कौन? एसिडोफिल कारगर है। एलर्जी युक्त प्रतिक्रियाओं के दौरान शरीर में एसिडोफिल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हम एलर्जी से अपनी सुरक्षा कर पाते। हीमोग्लोबिन किस रक्त कण का महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त में 14.5 ग्राम। 12 से 16 का औसत 14 निकलेगा। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन 12 से 16 ग्राम। देखिए, दो तरह से क्वेश्चन है। यहां पर हीमोग्लोबिन कितना होगा? 14.5, और यहां पर कितना होगा? 12 से 16 ग्राम। कंफ्यूजन नहीं है। रक्त के किस कोशिका की संख्या सबसे कम? तो डब्ल्यूबीसी सबसे कम, आरबीसी सबसे ज्यादा होता है। श्वेत रक्त कण की कौन सी किस्म हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन का स्राव करती है? तो ये क्या है? बेसोफिल। इसको याद कर लीजिए, बताए नहीं थे। तो बेसोफिल
WBC कोशिकाएं हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन का स्राव करती है। और ये सभी हिस्टामिन जो है, सीरोटोनिन जो है प्रोटीन है, हिपेरिन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो प्रोथ्रोम्बिन एक एंजाइम है जो थ्रोम्बिन में परिवर्तित होकर रक्त जमाव की प्रक्रिया को चालू करते हैं। विटामिन जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। के मानव शरीर का सामान्य तापमान 36.9 होता है, या 37 भी दे सकते हैं, 36.9 या 37। मानव रुधिर का कार्य क्या है? ब्लड का कार्य क्या है? तो ब्लड में आरबीसी, CO2 तथा अपशिष्ट का परिवहन ब्लड ये भी करता है। शरीर के ताप का नियंत्रण, संक्रमण से बचाना, बिल्कुल तीनों होगा इनमें से। O2 का परिवहन आरबीसी करता ही है, CO2 का प्लाज्मा करता है, अपशिष्ट भी प्लाज्मा एक भाग से दूसरे भाग ले जाते हैं। संक्रमण से बचाना भी WBC का काम है जो रक्त के भाग है। और शरीर के ताप नियंत्रण में तो रक्त की भूमिका है ही। तो इनमें से सभी। ऑक्सीजन ले जाया जाता लोहित कोशिका के द्वारा। निम्नलिखित में किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाए? तो लोहित कोशिका। लोहित कोशिका मतलब वो कोशिका जिसमें लोहा है, और लोहा किस कोशिका में? हीमोग्लोबिन में। तो मेन बात यहां हीमोग्लोबिन के बारे में पूछ रहा है। लाल रक्त कण को किस नाम से जाना जाता है? इरेथ्रोसाइट के नाम से। WBC को ल्यूकोसाइट के नाम से। प्लेटलेट्स को, ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? हेपेरिन की मौजूदगी के कारण। हेपेरिन के मौजूदगी के कारण। क्या? और नहीं लगाइए, नहीं। शरीर के भीतर, यह थोड़ा मिस्टेक है, शरीर के भीतर रक्त जमेगा तो मर जाएगा आदमी। तो प्रश्न यही होनी चाहिए, और यही है ही। किसकी मौजूदगी कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? आंसर क्या होगा? अब वही देखिए, अब कोई क्लास नहीं किया होगा और उसको ये जानकारी नहीं मिलेगा, वर्ड लेगा आंसर डी। ठीक है। जोंक में कौन सा थक्का विरोधी रसायन होता है? हीरोडीन। जोंक जब रक्त चूसता है तो रक्त थक्का बनते ही नहीं है, क्योंकि जोंक रक्त चूसते समय हीरोडीन नामक पिगमेंट को छोड़ देते हैं, जिससे रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। रुधिर कणिकाओं का निर्माण मुख्य रूप से अस्थि मज्जा में होता है। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? पिलहा को। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लाल रुधिर कणिका यानी आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। निम्न में किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान। हालांकि यकृत को भी कहा जाता है, लेकिन यहां आंसर सी ही देना पड़ेगा। सामान्य मानव के खून बहने का समय और जमने का समय कहां से कहां तक होता है? देखिए, खून जमने का सारा काम 10 मिनट के अंदर हो जाता है। ठीक है, 10 मिनट के अंदर हो जाते। तो ये दोनों तो आंसर होगा नहीं, यहाँ 15-20 मिनट का खेल हो चुका है। सबसे सटीक आंसर कौन है? सी, यानी बहने का समय 207 और जमने का समय 3 से 10। 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है, और इस हिसाब से आपका सबसे सटीक आंसर सी होगा, ए नहीं होगा। प्लेटलेट्स डैश छोड़ते जो रक्त को थके, प्लेटलेट्स फट करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेते हैं। प्लेटलेट्स हवा के संपर्क में आते ही फट जाते हैं और थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं, जो रक्त को जमाने में मदद करता है। फाइब्रिनोजेन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? थ्रोम्बिन एंजाइम के द्वारा। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन नहीं, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन निष्क्रिय होते हैं। क्या होते हैं? तो फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में जो बदलते हैं वो थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण बदलते हैं। दोस्तों, न्यूट्रोफिल तथा लिम्फोसाइट का उद्गम कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रक्त में ऑक्सीजन का संचार करती है, सही है? या लौ यौगिक है, सही है?
या कुछ रोगों के प्रति, पर यह गलत है। रोगों की प्रति प्रतिरक्षा प्रदान WBC का काम है। हीमोग्लोबिन यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता, सही है। 1, 2 और 4। वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में नहीं पाया जाता। रुधिर प्लाज्मा में कार्य थी, कॉपर था, सोडियम था, क्लोरीन था, मैग्नीशियम था, कैल्शियम था, फॉस्फेट था, लेकिन कॉपर था। श्वेत रक्त कणिकाएं कुल 3, 2, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 5 प्रकार के, कुल 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों। रक्त ब्लड प्लेटलेट्स के संबंध में क्या सही है? हाँ, इन्हें थ्रोम्बोसाइट कहते, यही सही है, बाकी सब गलत है। उनमें प्रमुख अभी केंद्रक होता नहीं, केंद्रक तो होता ही नहीं। अभी केंद्रक, केंद्रक का मतलब ये है केंद्रक बहीन है। ये फेगोसाइटोसिस में निहित रहते नहीं। इनमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक होता नहीं। तो सही आपका क्या? केवल 1 है। अब फेगोसाइटोसिस में निहित होते हैं, ऐसा नहीं होता है। अब फेगोसाइटोसिस नहीं समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको समझना भी नहीं है। फेगोसाइटोसिस का संबंध ब्लड प्लेटलेट से नहीं है, सिर्फ इस बात को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस रक्त कणिकाओं की मृत्यु रक्त में ही हो जाती है? WBC या बाकी RBC प्लेटलेट्स पिलहा में जाकर मृत होते हैं या लीवर में जाकर मृत होते हैं। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना है। ब्लड क्लॉटिंग में प्रमुख भूमिका सबकी होती है। रक्त बिंबाणु को प्लेटलेट्स कहते हैं। रक्त बिंबाणु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो रक्त जमने में इन सबका योगदान है कि ना है? कैल्शियम का भी है। गति प्रेरक का संबंध ऐसे नोड से है और ऐसे नोड का संबंध हृदय से है। पेसमेकर का कार्य हृदय यानी दिल की धड़कन का प्रारंभ करवाना, यानी कि प्रारंभ नहीं, नियंत्रित करना होगा। लेकिन नियंत्रित करने वाला ऑप्शन है नहीं है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहां पर हमारा सी ही होगा। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम कर दी जाए, ठीक है, यह है रुधिर वाहिका, इसका त्रिज्या कम होगा तो क्षेत्रफल घटेगा ना, और क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ेगा। कोई दिक्कत है? रक्त का शुद्धिकरण किडनी में भी होता है, फेफड़ा में भी होता है और हर जगह होता है। किडनी में रक्त के यूरिया को निकाला जाता है, फेफड़ा में रक्त के कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाता है और लीवर में रक्त के विषैले पदार्थ को निकाले जाते हैं। इस तरह शुद्धिकरण की अगर बात करिएगा तो ये तीनों जगह पर होते हैं। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 140 से 80, यहां पर इसका सबसे सटीक आंसर यही है दोस्तों। ठीक है, और ये बोर्ड एग्जाम यानी SSC बोर्ड, सेंट्रल SSC बोर्ड पूछा है और उनके द्वारा जो प्रस्तावित आंसर है वो सी है। ठीक है, लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर NCERT बुक में देखिएगा तो NCERT में है 150 से 200। फास्टिंग के दौरान ब्लड शर्करा की मात्रा कम होती है और 80 से कितना, वैसे 80 से 120 होता है, लेकिन स्थिति क्या है फास्टिंग के लिए, इसलिए 120 से घटकर कितना हो गया, 100 हो गया। लंबा फास्टिंग में जैसे 80 से कम होता है तो आदमी बेहोश हो जाता है। रक्त में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 80 से 120 मिलीग्राम होता है, कोलेस्ट्रॉल 150 से 200 है, यूरिया 18 से 38। सभी कथन क्या है, सही है। रक्त स्राव कितने समय बाद रक्त थक्का बन जाता है? तो अधिकतम कितना लगता है, 10 मिनट, तो 5 से 10 मिनट। रक्त में पाए जाने वाली धातु लोहा है। रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन है? कथनों पर विचार कीजिए। लाल रक्त कण RBC का आकार बायकॉनकेव, यहां बायकॉनकेव होगा, कौन छूट गया है, उभय अवतल को बायकॉनकेव कहते, सही है। श्वेत रक्त कण की आकृति निश्चित नहीं होती है, बिल्कुल। प्लेटलेट्स अनियमित आकृति के तारानुमा कोशिका, बिल्कुल, तारानुमा कोशिका, ठीक है, या इस तरह से या इस तरह से। तो ब्लड प्लेटलेट्स भी अनियमित आकार के होते हैं। तो तीनों कथन आपका क्या है?
रक्त समूह का खोज किसने किया है? कार्ल लैंड एस्टीनर। लगता है ब्लड ग्रुप का इलाका आ गया है। क्वेश्चन को ये भी किया, एकदम हर क्वेश्चन को सिस्टम में लगा दिया, बिखरे आए नहीं है, ताकि आपको याद करने में क्या हो आसान। अब देखो पौधा का क्वेश्चन एक जगह है, हृदय का क्वेश्चन एक जगह है, ब्लड का क्वेश्चन एक जगह है, ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन एक जगह होगा सारा। ठीक है, तो बस आपको अगर दरोगा का नौकरी नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो उसका एकमात्र कारण होगा कि घर पर बैठकर आप पढ़े नहीं, दूसरा कोई कारण हो ही नहीं सकता। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, बहुत जो दरोगा बन गया आलतू फालतू बात बोलता है मार्केट में, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। वो तो किसी तरह ठीक है दरोगा बन गया, उसको भी विश्वास नहीं था कि बन जाएंगे क्या, तो जो बन गया लख था बन गया, तो वो एकदम फालतू बात मार्केट में बोलते, कुछ नहीं समझना उसका। एक ही तरीका है, बैठ कर पढ़ते रहना, और जरा सा भी समय बर्बाद करिएगा तो इसको खेल मत समझिए। नौकरी प्राप्त करना वर्तमान समय में ईश्वर प्राप्ति के बराबर है। ठीक है, हाँ, तो इसके लिए एकदम भगवान महावीर और गौतम बुद्ध जैसे तपस्या करना पड़ेगा आपको, और तपस्या में आपको यही करना पड़ेगा, घर पर बैठना पड़ेगा, कुर्सी खरीद लीजिए बैठकर। बहुत है कि बेड पर बैठकर पढ़ता है, वो भी थोड़ा सा इरिटेट कर देता है बैठते बैठते, तो कुर्सी बिल्कुल खरीदिए और बैठकर पढ़ते रहिए, सारा समय पढ़ने का यूज कीजिए। और पढ़ना बिल्कुल आसान कर दिए आप लोगों का, सिर्फ आपको क्वेश्चन करना है। रक्त समूह की खोज हेतु लैंड एस्टीनर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? 1930 में मिला था। 1901 में खोज किया था, 1930 में मिला था। एबीओ रक्त समूह का खोज कार्ल लेने, देखिए मिस्टेक करने के लिए कार्ल कोलर दे दिया है, हर बरा कर बहुत आदमी ए मार कर निकल जाएगा परीक्षा में। एबी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होते हैं। एबी में दोनों एंटीजन है, जहां दोनों एंटीजन होगा वहां कोई एंटीबॉडी। किस रक्त समूह में कोई एंटीजन, किस रक्त समूह में कोई हल्ला मत करो, कोई एंटीजन उपस्थित नहीं रहता है? तो कोई एंटीजन उपस्थित वहां नहीं रहेगा जहां दोनों एंटीबॉडी होंगे, और दोनों एंटीबॉडी कहां है? ओ में, इसीलिए इसमें कोई एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। रक्त में एंटीजन कहां रहता? आरबीसी के कोशिका झिल्ली से चिपके रहते हैं, एंटीजन कोशिका झिल्ली से चिपके रहते हैं, और एंटीबॉडी ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं। एंटीबॉडी मौजूद रहते हैं ब्लड प्लाज्मा में। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो एंटीबॉडी निर्माण को बढ़ावा देता है, और एंटीबॉडी को प्रतिरक्षी भी कहते हैं दोस्तों। ए बी ऐसा रक्त समूह है जिसमें दोनों एंटीबॉडी पाए जाते नहीं, ए बी में दोनों एंटीजन होते हैं, कोई एंटीबॉडी। ओ समूह में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, बिल्कुल। ओ में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, कोई एंटीजन। तो कथन दो ही सही है और एक क्या है? गलत है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य संक्रमण के विरुद्ध होता है या फिर शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना होता है। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? ए बी में। और ए बी में कोई एंटीबॉडी इसलिए नहीं पाए जाते हैं क्योंकि इसमें दोनों एंटीजन उपस्थित है। बी प्रकार का रुधिर वाला व्यक्ति आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? तो बी वाला बी को तो देगा ही, ए बी सबसे ले सकता है तो बी भी उसे, तो बी आकस्मिक संकट के दौरान बी को ब्लड दे सकता है और ए बी को ब्लड दे सकता है, मतलब रुधिर दान कर सकता है। ए प्रकार का रुधिर वाला व्यक्ति फिर ए को और ए बी को देगा, और सभी ब्लड ग्रुप अपने ब्लड ग्रुप को ब्लड देते हैं, लेते हैं। ए बी सबसे ब्लड लेता है लेकिन देता है सिर्फ ए बी को। ओ सबको ब्लड देता है लेकिन लेता है सिर्फ ओ से। तीन बात याद रखना है। रक्त ओ समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो केवल दे सकता है चारों ब्लड ग्रुप को। ओ ब्लड ग्रुप चारों ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है। रक्त समूह ए बी वाला व्यक्ति
किस रक्त समूह के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है? AB वाला केवल AB को दे सकता है। किस रक्त वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं? दोनों एंटीजन AB में। शरीर का विशालतम धमनी महाधमनी है और महाधमनी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एओर्टा कहते हैं। AB रक्त वाला व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, यही सही है। AB रक्त वाला व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक? यूनिवर्सल डोनर O। जब O प्लस माइनस कर दे तो यूनिवर्सल डोनर क्या होगा? माइनस वाला होगा। यूनिवर्सल डोनर वो होगा जिसमें कोई एंटीजन नहीं हो, RH वाला भी एंटीजन नहीं हो। और RH वाला एंटीजन अगर O में नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? जैसे आप प्लस माइनस कर दे ना, तो कौन है सर्वाधिक यानी यूनिवर्सल डोनर है, और उसमें दो ऑप्शन दे दे, O पॉजिटिव O नेगेटिव, तो O नेगेटिव होगा यूनिवर्सल डोनर। रुधिर वर्ग O वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं क्योंकि एंटीजन A तथा B दोनों अनुपस्थित होते हैं। या उसका उत्तर यह भी होगा कि इसमें दोनों एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं। किस रक्त समूह को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं? AB को। रुधिर वर्ग AB को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं क्योंकि इनमें एंटीबॉडी AB दोनों अनुपस्थित होते हैं या इनमें दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। नीचे एक अभिकथन A और कारण R दिया है। अभिकथन O रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्त करता नहीं, यूनिवर्सल दान करता कहा जाता है। O प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है, बिल्कुल सही है। A सही है लेकिन R सॉरी हाँ, A गलत है लेकिन R सही है। A गलत है लेकिन R सही है। यदि माता पिता में किसी एक का रुधिर वर्ग AB और दूसरे का O हो तो बच्चे का या तो A होगा या B होगा, A या B होगा। याद किए थे ना कॉलम? देखिए AB गुना O में देखिए तो AB गुना O का देखिए कॉम्बिनेशन, A या B है ना, तो वो याद होगा तभी इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कॉलम याद होगा हेरिडिटी वाला, तभी इस तरह के प्रश्न को आप बना सकते हैं। आगे बढ़े। यदि उल्टा ले रहिएगा, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो और महिला का B हो तो संतान में AB हो सकता है, B भी हो सकता है और A भी हो सकता है। तो कौन नहीं हो सकता? O नहीं हो सकता है। क्लियर? यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB गुना AB में AB गुना AB में A भी होगा B भी होगा और यानी O नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? AB और AB। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का O है तो पुत्र का A होगा या, तो कौन रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है? AB भी नहीं उपस्थित हो सकता, और तो यहां A और B दोनों आंसर होगा। मिस्टेक है। ठीक है, AB होगा और B भी होगा। तो अगर माता पिता A हो तो बच्चा भी क्या होगा? A या O होगा, यानी कौन नहीं होगा? तो AB और B नहीं होगा, और जो नहीं होगा वही पूछ रहा है, तो यहां पर मिस्टेक है, AB दोनों होगा। एक पिता और माता का रक्त वर्ग AO है तो बच्चे का संभावित तो A होगा और O होगा, तो A तो है नहीं, आंसर क्या होगा? C होगा। होगा ना? और नहीं है, और नहीं है तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरे हल्ला मत करिए, हल्ला मत करिए, आवाज गूंजता है। तो यदि
पिता और माता का रुधिर वर्ग क्रमशः ए और ओ है, तो संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? ए या ओ होगा। तो कौन संभव नहीं है? तो बी भी संभव नहीं है। यहां ओ को काटिए, तब इसका आंसर दीजिए क्या? डी। अरे ऑप्शन सटीक नहीं है इसका, यहां भी मिसप्रिंट है। तो प्रश्न है, हल्ला मत करिए, हल्ला मत करिए। 129 का क्वेश्चन गलत है, आगे बढ़िए। यदि माता पिता में, क्वेश्चन कोई ऑप्शन सटीक नहीं है, मिस्टेक है। वैसे भी इस सवाल को बनाना कैसे, तो याद कर लेना है कॉलम को, कॉलम को याद करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 129 नंबर प्रश्न गलत है। यदि माता पिता का एक का रुधिर वर्ग ए है और दूसरों का ओ है, तो संभावित रुधिर वर्ग ए या ओ होगा। यानी सेम प्रश्न है यहां पर भी, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर सटीक है। रक्त समूह ए वाला व्यक्ति केवल ए को ही रक्त दे सकता है? नहीं, ए बी को भी दे सकता है। रक्त समूह ए वाला व्यक्ति केवल ए बी से ही रक्त दे, यानी ए बी को ही रक्त दे सकता है। बिल्कुल ये सही है। बी नंबर क्या है? प्लस को प्लस का रक्त एवं माइनस को माइनस का रक्त ही दिया जा सकता है, नहीं है, ठीक है। यानी कि माइनस को प्लस का रक्त पूरे जीवन काल में एक बार दिया जाता है, लेकिन माइनस वाला का रक्त प्लस वाले को दिया जा सकता है, कोई दिक्कत? तो ये भी गलत है। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति केवल ओ को ही रक्त दान कर सकता, नहीं सबको दान कर सकता है। तो सही केवल कौन है? बी। आरएच फैक्टर का पता लैंड डेस्टिनर और आरएच फैक्टर बंदर से, जिसका नाम था रिसस मकाका, रिसस मकाका। आरएच एंटीजन सर्वप्रथम रिसस मकाका बंदर। निम्नलिखित में रक्त समूह जोड़े में किसमें रक्त का अभिसंश्लेषण हो जाएगा, एल्यूटिनेशन हो जाएगा? तो ए के ए को रक्त को देंगे तो कोई दिक्कत है, लेकिन ए को बी का रक्त दिया जा सकता है, दे दीजिएगा तो यही अभिसंश्लेषण हो जाएगा, अर्थात शरीर के भीतर ही रक्त जम जाएगा। भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को पिता प्लस माता इरेथ्रोब्लास्टोसिस में मेल प्लस फीमेल माइनस एकमात्र स्थिति है। फिर वही क्वेश्चन है, प्लस पुरुष माइनस महिला, यानी कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो पॉजिटिव मेल और नेगेटिव फीमेल। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस की स्थिति उत्पन्न होती है जब भ्रूण का रक्त प्लस हो और माता का रक्त माइनस हो। समान स्वस्थ व्यक्ति का 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मानव शरीर का तापमान हमेशा कोई भी मौसम हो 37 डिग्री ही बना रहता है, अर्थात न तो जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है, हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। मानव समतापी जीव है दोस्तों। शरीर के ऊतकों के बीच पाए जाने वाले द्रव को लासिका भी कहते हैं, लिम्फ भी कहते हैं और ऊतक द्रव भी कहते हैं। लासिका में आरबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स नहीं पाए जाते हैं, लासिका में ब्लड प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी ही पाए जाते हैं। रक्त समूह के निर्धारण हेतु 3 प्रकार के जीन होते हैं हमारे शरीर में। अप्रभावी पूछ रहा हूं, सॉरी, अप्रभावी जीन इसमें कौन है? ओ है। रक्त समूह के निर्धारण हेतु निम्नलिखित में कौन एक अप्रभावी जीन है? तो I0। ए बी जीन में दोनों प्रभावी है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। मानव रक्त दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। पुरुषों के रक्त के तुलना में महिलाओं के रक्त में लाल रक्त कणों की संख्या कम होती है, सही है। पुरुषों के शरीर में महिलाओं की अपेक्षा रक्त की मात्रा अधिक होती है, सही है। दोनों कथन सही है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस्कीमिया। पारिभाषिक शब्द है, याद कर लीजिए।
व्यक्ति के वृद्ध हो जाने पर रक्तचाप घाट जाता है। क्या होता है? घाट जाता है। बढ़ेगा। 1 मिनट दोस्तों, बढ़ा दे रहे हैं, गलत नहीं हो जाए। चलिए 48 पर स्टार मार लीजिएगा तो कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है। अब बहुत ये ना कि ना आंसर रट लिए, आंसर हम गलत तो देते हैं। हाँ, बहुत मार्केट में आंसर बिक रहा है, वही याद कर तो नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, एक बार फिर से देखेंगे, हम भी देखेंगे, आप लोग भी देखकर एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है। सबसे बड़ी श्वेत रक्त कौन कौन है? मोनोसाइट। और सबसे छोटी श्वेत रक्त कण का व्यास 0.007 मिलीमीटर होता है। आरबीसी का व्यास यहां 7 मिलीमीटर के जगह माइक्रोमीटर कर लीजिए, मिलीमीटर के जगह। हाँ, तब आंसर भी होगा। आरबीसी का व्यास 7 माइक्रोमीटर होता है। मानव शरीर में शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त एक साथ प्रभावित होता नहीं, अलग अलग, बिल्कुल। शुद्ध धमनी से, अशुद्ध शिरा से। तो कथन 2 सही है। एक क्या है? लाल रक्त कण की संख्या हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है। ब्लड में आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है। किसका केंद्रक पालीबद्ध होता है? ठीक है, तो इओसिनोफिल। इओसिनो को एसिडोफिल भी कहते हैं, एसिडोफिल भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, तो एक क्वेश्चन गलत है और एक क्वेश्चन में जो कंफ्यूजन पैदा हुआ वृद्ध व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर, तो उसको एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। चलिए ऑनलाइन वाले दोस्तों, मोहम्मद जहीर अली, मनीषा कुमारी, अनुभव कुमार, एक क्वेश्चन है, लेटेक्स निकलता है किस दाब के कारण? लेटेक्स किस दाब के कारण निकलता है अभी तो पता नहीं। अच्छा, बताएंगे हम आपको। बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अच्छा, बॉम्बे ब्लड ग्रुप छूट गया है, पढ़ लीजिएगा नेट से। बॉम्बे काहे वैसे कर रहे हैं आप लोग? आराम से निकलिए। 247 का क्या होगा आप पीछे जाकर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, काफी लेट हो गया, मिलते हैं अगले क्लास में।